मैं दिखा देता हूँ। वो आई थिंक उसकी थी, मिनाहिल की थी। जो अब तक मैंने चेक की हैं सारी मैंने चेक नहीं की, जो सबमिट हुई थी उनमें से मिनाहिल की अच्छी थी काफ़ी। वर्टिकल साइड बार बनाया था उसने, लेआउट अच्छा था, वो भी अच्छी है, अलाइनमेंट अच्छी है। और यहाँ पे ये भी है, अगर आप किसी पे क्लिक करते हो यहाँ पे साइड बार पे, तो वो पेज के उस रेलिवेंट पोर्शन पे स्क्रॉल कर जाता है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें, इट्स नाइस। एक हद तक रिस्पॉन्सिव भी था। इसको हम आईफोन पे देखें तो नैव बार में थोड़ा सा इशू था, उसके मैंने मार्क्स काटे थे, बट बाकी इट वाज रिस्पॉन्सिव, ठीक था। ये चीज़ें वर्टिकल हो गई हैं, पहले ये हॉरिजॉन्टल थी, अब वर्टिकल हो गई हैं, तो गुड प्रोजेक्ट। बाकी मैं चेक करके बता दूंगा। सब ने सबमिट नहीं किया, ये जो लोग हैं अली, आयशा, रेहान वगैरह, इन्होंने सबमिट नहीं किया, और आई थिंक अब डेडलाइन ख़त्म हो गई है, तो अब सबमिशन नहीं होगी। ओके, एनीवेज, आज का जो एजेंडा है उसमें हमने जावास्क्रिप्ट को ही कंटिन्यू करना है। हमने जावास्क्रिप्ट का जो बेसिक सिंटैक्स वगैरह जो इस तरह की चीज़ें थी वो मैंने कल कवर कर ली थी। वेरिएबल्स, लूप्स, सेमीकोलंस, अरेज, फंक्शंस में जो कुछ ऐसा सिंटैक्स जो जावास्क्रिप्ट के लिए में ख़ास है, जो दूसरी लैंग्वेजेस में आपको इतना नहीं मिलेगा, जैसे एरो फंक्शंस थे। और एक चीज़ जो जावास्क्रिप्ट में ज़्यादा यूज़ होती है, जो आपने शायद सी प्रोसेस या पाइथन में हो जाती है लेकिन यूज़ नहीं की होगी, वो थी पासिंग फंक्शंस टू अदर फंक्शंस, जिसमें हमने एक एग्जांपल देखी थी इवेंट लिसनर की। ठीक है, तो हम उस पर उससे ही दोबारा कंटिन्यू करते हैं आज। इवेंट लिसनर्स पे हम बात कर रहे थे, हमने ऑन क्लिक इवेंट लिसनर देखा था कि हम जावास्क्रिप्ट में ये कह सकते हैं कि एक बटन के ऊपर हम एक इवेंट लिसनर लगा दें क्लिक का, कि जब इस बटन पे क्लिक होगा, विच इज़ एन इवेंट, we will be listening for this event. So when this event happens, यानी when someone clicks on this button, a function will be executed. ठीक है, तो let me, हम एक कोड पेन खोल लेते हैं, उस पर काम करते हैं। सो ओपन अ पेन। ठीक है, इसका फ़ायदा ये है कि सारा कोड सामने नज़र आ रहा होता है आपको, HTML का भी, CSS का भी, जावास्क्रिप्ट का भी। ठीक है, ओके। कंटेनर डिव बनाई, उसके अंदर यू कैन क्रिएट अ बटन, उसको आप एक आईडी दे दो माय बटन की। एक हम पैराग्राफ भी बना लेते हैं, उसको आईडी दे देते हैं डेमो की। ठीक है, बटन पे आप लिख देते हैं क्लिक मी। ठीक है, थोड़ी सी स्टाइलिंग के लिए हम ऐसा करते हैं कि हम बूटस्ट्रैप ले आते हैं। यहाँ पे CSS की सेटिंग्स में जाना होता है कोड पेन में, और यहाँ ऐड एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स में आप लिखते हो बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप का जो असल नाम था वो ट्विटर बूटस्ट्रैप था जब ये पहली दफ़ा रिलीज़ हुई थी, बाद में उन्होंने शॉर्ट बूटस्ट्रैप कर दिया, इसका नाम ट्विटर बूटस्ट्रैप था शुरू में। ठीक है, अब बूटस्ट्रैप इंक्लूड हो गई है। यहाँ पे हम इसको अब क्लासेस दे सकते हैं बूटस्ट्रैप की। इसको अगर मैं BTN की क्लास दूंगा तो बेसिक बटन वाली स्टाइलिंग इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी जो बूटस्ट्रैप की होती है। और कलर देने के लिए आप BTN प्राइमरी यूज़ कर सकते हो, जिससे ब्लू कलर आ जाएगा। हियर इट इज़। ठीक है, CSS का इतना मैंने कोड नहीं लिखना, मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ, हम क्लासेस वगैरह यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ओके, जावास्क्रिप्ट में आ जाते हैं। तो ये जो बटन है, पहले तो मैं इसका ऑब्जेक्ट पकड़ लूँगा यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसका मैं आईडी दूंगा माय बटन। तो इस डॉक्यूमेंट का जो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है वो मेरे पास आ जाएगा, जो डोम ऑब्जेक्ट है उसका। उसको मैं सेव कर लेता हूँ अपने पास एक वेरिएबल के अंदर, जैसे बटन है। ठीक है, देन आई कैन ऐड एन इवेंट लिसनर, आई कैन से बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर। ठीक है, ये फंक्शन जो, ये ऑब्जेक्ट भी बटन का, ये ब्राउज़र ने बनाया था, और ये जो फंक्शन है ऐड इवेंट लिसनर, ये भी ब्राउज़र ने हमें हमारी जावास्क्रिप्ट को प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, इस तरह के फंक्शंस और वेरिएबल्स जो ब्राउज़र प्रोवाइड करे जावास्क्रिप्ट को, उन्हें APIs कहते हैं। ठीक है, तो बट यू डोंट नीड टू रिमेंबर दैट फॉर नाउ। तो हम इस बटन के ऊपर एक इवेंट लिसनर लगा रहे हैं। इस फंक्शन को आपने दो चीज़ें बतानी होती हैं, यानी आप ब्राउज़र को बता रहे हो कि इस बटन पे जब क्लिक होगा तो
ये फंक्शन कॉल कर देना, और यहाँ पे आप वो फंक्शन बताते हो उसको, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन लिखेंगे इस तरह, ठीक है, दिस इज द फंक्शन। ये हम अगेन याद रखिए, हम ये फंक्शन कॉल नहीं कर रहे, ठीक है। फंक्शन जो हम कॉल कर रहे हैं ना फंक्शन, वो ये ऐड इवेंट लिस्नर वाला फंक्शन है, ठीक है। ऐड इवेंट लिस्नर वाले फंक्शन को हम दो चीज़ें पास कर रहे हैं, उसे हम ये एक स्ट्रिंग पास कर रहे हैं और एक और फंक्शन पास कर रहे हैं। ये जो फंक्शन हम पास कर रहे हैं ये हम खुद कॉल नहीं कर रहे, इसे कॉल करना ब्राउजर का काम है। जब कोई क्लिक करेगा बटन के ऊपर तो ब्राउजर हमारा ये फंक्शन कॉल कर देगा जब हम डिफाइन करने लगे, ठीक है। तो मैं ब्राउजर से कहता हूँ कैसे, जब ये बटन पे क्लिक हो तो ये जो डेमो वाला पैराग्राफ है, ठीक है, उसके अंदर टेक्स्ट लिख देना बटन क्लिक, ठीक है, दैट्स इट। तो हम देख लेते हैं ये चलता है कि नहीं चलता। अगर मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो पैराग्राफ में लिखा आ जाएगा बटन क्लिक, ठीक है, इस तरह से। यू कैन ऐड अ काउंटर, आप एक वेरिएबल बना लो, लेट n इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब भी बटन क्लिक होगा तो हम n को प्लस प्लस कर देंगे और बटन क्लिक के साथ हम n की वैल्यू भी प्रिंट कर देंगे, ठीक है। लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। आपने क्लिक किया, बटन क्लिक 1, बटन क्लिक 2, 3, 4, इस तरह, ठीक है। ये काउंटर वाली जो मैंने आपको असाइनमेंट दी थी वो आप इस तरह कर सकते थे बड़े आराम से, ठीक है। इजी, ऐसे काउंटर बन जाता है इतने से कोड से। रीलोड हो गया, हाँ, सी बटन 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अच्छा, ये तो कल तक की बात थी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो डोम मैनिपुलेशन है इसकी पावर कितनी है, आप क्या क्या कर सकते हो इससे, और कॉमन यूज केसेस क्या होते हैं। हाँ, हम कैन वी डू दिस विद, हाँ, हम इसको ऑन क्लिक से भी कर सकते हैं। तो ये बल्कि अच्छा कि याद करा दिया, आई वाज थिंकिंग आई शुड टेल यू दिस। तो हम क्या कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस इन जावास्क्रिप्ट हम क्या करें, हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाए, हम ये जो बटन जहाँ पे HTML के अंदर है ना, HTML में इस बटन को हम एक एट्रीब्यूट दें ऑन क्लिक का, ठीक है, कि जब क्लिक होगा इस बटन पे ऑन क्लिक तो एक फंक्शन रन कर देना, और यहाँ पे हमने जावास्क्रिप्ट के उस फंक्शन का नाम बताना है, फॉर एग्जांपल माय फंक्शन, ठीक है। तो अब होगा क्या कि जब भी ये इस बटन पे कोई क्लिक करेगा तो ये जो माय फंक्शन है, हमने ये जो फंक्शन का नाम बताया है, ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये फंक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन करना है। ये दोनों तरीके जो हमने यूज़ किए हैं, जो पहले तरीका था यहाँ पे इवेंट लिस्टनर डालने वाला, और दूसरा तरीका यहाँ पे इवेंट लिस्टनर डालने वाला, ये काम एक ही तरह करते हैं, ठीक है। इनमें फंक्शनली कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो हेयर हम वही काम करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डेमो, जो डेमो वाला पैराग्राफ है उसका जो अंदर का टेक्स्ट है उसे हम कर देंगे क्लिक, ठीक है। ये प्रोसेसिंग फिनिश्ड, रीलोड, तो ये क्लिक, ठीक है, उसी तरह काम करेगा। इस बारे में और अब तक डोम मैनिपुलेशन के बारे में कोई जनरल सवाल वगैरह तो बताओ। ओके, सही। अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ जो कुछ स्पेशल यूज़ केसेस जिसके जो आप डोम मैनिपुलेशन से कर सकते हो, ठीक है। जिनमें से एक मेजर चीज़ है वो है फॉर्म वैलिडेशन, ठीक है। फॉर्म वैलिडेशन ये होती है कि आपने जब एक अपने पेज पे एक फॉर्म बनाया, लेट्स क्रिएट अ फॉर्म, ठीक है। इस फॉर्म को हम एक नेम दे देते हैं, नेम एट्रीब्यूट उसका फॉर्म 1, ठीक है। एक पेज पे कई सारे फॉर्म्स हो सकते हैं, उनको डिफरेंशिएट करने के लिए ये एट्रीब्यूट दिया जाता है नेम का, ठीक है। नेम का एट्रीब्यूट अमूमन फॉर्म्स में और इनपुट्स में यूज़ होता है, ठीक है। ओके, फॉर्म का एक टैग बनाया, उसके अंदर हम कई कुछ इनपुट डाल देते हैं, एक इनपुट टाइप टेक्स्ट डालते हैं, ठीक है, जो कि जिसका हम नेम दे देते हैं यूज़र नेम, ठीक है। इसको हम एक प्लेस होल्डर भी दे देते हैं, इंटर यूज़र नेम। ये हमने पहले दिन जब HTML पढ़ी थी तब डिस्कस की थी कि प्लेस होल्डर क्या करता है एंड सो ऑन, ठीक है। इसको मैं स्टाइलिंग भी कर सकता हूँ इसकी, उससे बूटस्ट्रैप से, इसको क्लासेस दे के मैं इसको फॉर्म माइनस कंट्रोल की क्लास दूंगा तो बूटस्ट्रैप इसकी स्टाइलिंग कर देगा, ठीक है। ये फॉर्म फील्ड बन गई, ठीक है। मैं चाहता हूँ इसका टॉप ऊपर से कुछ मार्जिन भी हो, तो बूटस्ट्रैप ने उसके लिए भी एक क्लास दी हुई है MT मार्जिन टॉप डैश, और फिर आप कुछ कोई नंबर स्पेसिफाई करो, जितना बड़ा नंबर होगा उतनी ज़्यादा स्पेस आ जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस केस में ये मैंने -4 लिखा है तो ऊपर से उसने मार्जिन टॉप दे दिया। बूटस्ट्रैप का ही फायदा ना कि देखो मुझे CSS लिखनी नहीं पड़ी, लेकिन CSS का काम खुद ही होता जा रहा है, ठीक है। मैं बस क्लास दूंगा
और काम हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने एक इनपुट डाल दिया, मैं एक और इनपुट डालता हूँ, टाइप पासवर्ड, इसका नेम भी हम पासवर्ड रख देते हैं और इसका प्लेस होल्डर हम रखते हैं इंटर पासवर्ड, और इसको हम क्लासेस दे देते हैं फॉर्म माइनस कंट्रोल की। ठीक है, तो ये बन गया। अब ये दो अलग अलग, मैं यहाँ पे वो भी इनपुट सबमिट भी डाल देता हूँ, टाइप सबमिट। ठीक है, ये सबमिट बटन बन जाएगा। सबमिट बटन को मैं एक आईडी दे देता हूँ सबमिट बटन की, इसको मैं स्टाइलिंग भी कर देता हूँ इसकी BTN प्राइमरी। ठीक है, ये चीज़ अगेन ये याद होने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये आप जब कोडिंग कर रहे होगे आप बूटस्ट्रैप का वो खोलोगे, वो गूगल पे जाके लिखोगे बूटस्ट्रैप बटन्स और आपको क्लासेस के नाम मिल जाएंगे। मुझे तो याद है क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ, डोंट वरी कि मुझे आपको याद अगर नहीं हो रहा अभी तक कोई मसला नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो तीनों चीज़ें ना एक लाइन में आ जाएँ। तो यहाँ पे हम फॉर्म माइनस इनलाइन की क्लास दे सकते हैं इसको, जो ये काम करती है। ठीक है, ये सारी चीज़ जो है एक लाइन में आ जाती है। ओके, आई डोंट नो ये ऊपर नीचे क्यों हुई है, हाँ आई थिंक इसकी वजह से। ये जो मार्जिन माइनस टॉप है ना, ये मुझे पूरे फॉर्म को दे देना चाहिए। ठीक है, ऐसे, हाँ, नाउ इट वर्क्स। ये हो गया। अच्छा, स्टाइलिंग वगैरह का सारा काम तो हो गया, अब जावास्क्रिप्ट पे आते हैं इसकी। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब ये फॉर्म सबमिट हो तो, अच्छा फॉर्म सबमिट कैसे होते हैं, यानी फॉर्म सबमिट होता है तो होता क्या है। फॉर्म के अंदर आप एक एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करते हो जो कि होता है एक्शन का एट्रीब्यूट, जिसमें आप बताते हो कि जब कोई बंदा ये फॉर्म सबमिट करेगा बाय आइदर क्लिकिंग दिस बटन और हिटिंग द एंटर की, तो फॉर्म का ये डाटा यानी यूजर नेम और पासवर्ड ले के हमने कहाँ जाना है, किस फाइल को ये डाटा देना है, वो फाइल इसको फिर हैंडल करती है इस डाटा को। ये अमूमन वो एक बैकएंड की फाइल होती है, जैसे PHP की फाइल होती है, जो फिर मोस्ट प्रॉब्ली इस डाटा को बैकएंड पे वो डेटाबेस में स्टोर कर लेगी या कोई इस तरह का काम करेगी। ठीक है, वो लॉजिक आप PHP में डिफाइन करते हो, लेकिन उस PHP फाइल का नाम जो है आप यहाँ पे एक्शन एट्रीब्यूट में लिखते हो। फॉर एग्जाम्पल आई कैन राइट handle.php इस तरह करके। ठीक है, तो अब होगा क्या कि जब कोई सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो ये वाली फाइल खुल जाएगी handle.php। इनफैक्ट लेट मी मूव दिस इनटू आवर वो जैम्प में मूव कर लेते हैं इसको, ताकि आप URL भी देख सकते हो ऊपर। लेट्स क्रिएट अ फोल्डर, कॉल इट फॉर्म। हम फॉर्म वैलिडेशन कर रहे हैं, यहाँ पे एक नया, यहाँ VS कोड खोल लेते हैं। रेहान आपने कुछ पूछना? आई थॉट वो रेहान अनम्यूट हो गया था। या HTML फाइल बना लेते हैं और एक जावास्क्रिप्ट फाइल बना लेते हैं। ठीक है, HTML फाइल के अंदर कुछ बॉयलर प्लेट कोड डालते हैं। ठीक है, इसका नाम हम रख देते हैं फॉर्म वैलिडेशन। ठीक है, इसके अंदर अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल को इंपोर्ट कर लेते हैं, code.js। ठीक है, और इसमें हम बाकी अपना HTML का कोड पेश कर देते हैं। हमें इसमें बूटस्ट्रैप भी चाहिए, तो बूटस्ट्रैप का हम लिंक पकड़ते हैं, बूटस्ट्रैप CDN। इस वक्त इंटरनेट आउटेजेस हैं बहुत ज़्यादा, तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स इस वक्त चल नहीं रही। स्टैक ओवरफ्लो भी डाउन है, अमेज़ॉन भी डाउन है, पूरी दुनिया में बड़ा मसला पड़ा हुआ है इस वक्त कुछ 2-4 घंटों से। ओके, सो इफ़ आई राइट लोकल होस्ट स्लैश फॉर्म, तो ये फाइल खुल जानी चाहिए। हाँ, खुल गई। ठीक है, ओके गुड। हम यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, नाउ वॉच के अगर मैं इस फॉर्म को सबमिट करता हूँ तो क्या होता है, मैंने फॉर्म के एक्शन के अंदर यहाँ लिखा हुआ है handle.php, एक PHP फाइल का नाम लिखा हुआ है। इफ़ आई क्लिक सबमिट तो ऊपर देखो ये वो हमने वो handle.php फाइल बनाई नहीं हुई, इसलिए यहाँ पे नॉट फाउंड एरर आ गया। लेकिन ऊपर URL देखो, URL क्या हो गया, handle.php। सी वो उसने कोशिश की कि वो handle.php को विजिट करे, और जो डेटा गया है वो कैसे गया है। इमेजिन अगर मैं यहाँ पे यूज़र नेम लिखूँ रोहान और पासवर्ड में लिखूँ 1234567 8। ठीक है, और मैं सबमिट करूँ तो वॉच ऊपर URL देखो, URL में नोटिस करो कि फाइल का URL जो लिखा है वो handle.php लिखा है, उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क है और फिर हमारा सारा डेटा पड़ा हुआ है, यूजर नेम इज इक्वल टू रोहान। ठीक है, फिर एक एंड का सिंबल है और फिर पासवर्ड इज इक्वल टू, यानी कि जो डाटा आपकी HTML जो है वो डाटा भेज रही है PHP फाइल को URL के थ्रू, URL के अंदर ही डाटा लिख के उसने PHP फाइल को भेज दिया,
और पीएचपी फाइल में हम इस डेटा को बड़े आराम से एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है, कोई इतना मसला नहीं होता। तो दिस इज हाउ डेटा मूव्स फ्रॉम वन फाइल टू अनदर। ये आप खुद नहीं कर रहे, कुछ HTML खुद ही ये कर देती है, ठीक है। आपने बस यहाँ पे एक्शन एट्रीब्यूट में स्पेसिफाई करना होता है कि मैंने डेटा किस फाइल को भेजना है, आगे HTML खुद ही भेज देती है, ठीक है। यहाँ तक इसमें इसमें कोई सवाल, ठीक है। अभी हमने वो PHP फाइल बनाई नहीं है, वो जब हम PHP पढ़ेंगे देन विल सी कि हाउ टू हैंडल दैट डेटा, लेकिन अभी आपको इस चीज़ की आई होप समझ आ गई होगी। मैं एक पोल ले लेता हूँ टू सी इफ दिस इज क्लियर। कैन वी चेंज द टेक्स्ट इनसाइड द सबमिट इनपुट? हाँ, हम कर सकते हैं उसकी वैल्यू लिख के, ठीक है, लिखे। ओके, सो द पोल सेज कि ठीक है, सबको समझ आ गई है, सही है। अब लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि जब कोई इस फॉर्म को सबमिट करे तो बिफोर दिस फॉर्म सेंड्स द डेटा टू द PHP फाइल, मैं इस डेटा को चेक करना चाहता हूँ कि डेटा ठीक भी है कि नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल खोलते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में मैं क्या करूँगा, आई विल राइट, मैं पहले तो इस फॉर्म को पकड़ूंगा, आई विल से, उसके कई तरीके हैं, मैं इस फॉर्म को एक ID दे सकता हूँ, ठीक है, आई विल गिव इट एन ID ऑफ फॉर्म 1 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। फिर मैं उस तरह कर सकता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ठीक है, फॉर्म 1, ठीक है। एक तरीका ये भी है, एक और तरीका भी है जिसमें आपको ID नहीं देनी पड़ेगी, वो ये कि हमने इस डॉक्यूमेंट को एक नेम भी दिया हुआ है ना फॉर्म 1 का, हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स, ये एक अरे होती है, इसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी फॉर्म्स हैं उन सब की एक अरे है, ठीक है। वी कैन गेट अ स्पेसिफिक फॉर्म बाय गिविंग द नेम ऑफ द फॉर्म जो हमने दिया है उसको। ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने नेम दिया है ना फॉर्म को, फॉर्म 1 का नाम दिया है मैंने इसको, मैं कुछ भी लिख सकता था, मैं इसको माई फॉर्म भी कह सकता था, इन दैट केस में यहाँ पे माई फॉर्म लिखूंगा, दिस रिटर्न्स दैट फॉर्म, ठीक है। तो इसको मैं एक वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ, ठीक है, फॉर्म के वेरिएबल में, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसके ऊपर एक इवेंट लिस्नर लगाना चाहता हूँ, ताकि आई वांट टू से फॉर्म डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, ठीक है। आई वांट टू से जब कोई इस फॉर्म को सबमिट करे, अब सबमिट दो तरह से हो सकता है, या तो वो सबमिट वाला बटन दबाएगा या वो बस एंटर की दबा देगा, दोनों केसेस में ये जो फंक्शन मैं अब दे रहा हूँ ये फंक्शन कॉल हो जाना चाहिए, ठीक है, ये वाला फंक्शन, ठीक है। एक तरीका ये है करने का, दूसरा तरीका अगेन वही है कि आप यहीं पे HTML के अंदर ही एक ऑन सबमिट का एट्रीब्यूट दे दो और वहाँ पे एक फंक्शन का नाम बता दो, माई फंक्शन फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे माई फंक्शन डिफाइन कर दो, दोनों एक ही काम करते हैं, ठीक है। लेट्स ट्राई दिस वन फॉर नाउ, ठीक है। एक्चुअली वो वाला काम करते हैं, दूसरा वाला, लेट्स डू द अदर थिंग, ये, ठीक है। फॉर्म पे हमने एक इवेंट लिस्नर लगाया है सबमिट का और उसको हमने एक फंक्शन पास कर दिया, ठीक है। अगेन याद रहे कि ये फंक्शन हम नहीं कॉल कर रहे, ये फंक्शन ब्राउजर कॉल करेगा। ऑल्सो फॉर्म्स के केस में जब ब्राउजर ये फंक्शन कॉल करता है ना, फॉर्म के ऊपर अगर आप इवेंट लिस्नर लगाओ ना, तो ब्राउजर जब आपका ये फंक्शन कॉल करता है, अच्छा बाय द वे इन फंक्शंस को हम कॉल बैक फंक्शंस कहते हैं, ठीक है, कॉल बैक फंक्शंस, ये फंक्शंस वो हैं जिनको हम खुद कॉल नहीं करते, इनको ब्राउजर कॉल बैक करता है। व्हेन अ सर्टेन इवेंट हैपेंस द ब्राउजर कॉल्स दीज फंक्शंस, ठीक है, इनको कॉल बैक फंक्शंस कहते हैं। जब ब्राउजर इस फंक्शन को कॉल करेगा, ये जो फंक्शन मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, तो ब्राउजर इस फंक्शन को एक आर्ग्यूमेंट भी पास करता है, लेट्स कॉल इट इवेंट, ये लेट्स कॉल इट ई, ठीक है। तो हमने एक इवेंट लिस्नर लगाया है, राइट। हमने कहा है कि जब इस फॉर्म पे कोई इवेंट होगा, हमने डिफाइन किया कि वो इवेंट क्या, हमने कहा जब इस फॉर्म पे कोई सबमिट करेगा तो ये फंक्शन कॉल हो। तो व्हेन दिस इवेंट हैपेंस, व्हेन दिस सबमिट इवेंट हैपेंस, द ब्राउजर कलेक्ट्स सर्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस इवेंट, ठीक है, कि ये इवेंट कैसे हुआ है एंड सो ऑन। वो सारी इन्फॉर्मेशन इस इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर सेव होती है और ये इवेंट ऑब्जेक्ट ब्राउजर हमारे इस फंक्शन को पास कर देता है जब ब्राउजर इस फंक्शन को कॉल करता है। ये इवेंट ऑब्जेक्ट हमारे पास अवेलेबल होता है, इसमें कई फंक्शंस भी हैं, कई एट्रीब्यूट्स भी हम यूज कर सकते हैं। वन फंक्शन दैट वी आर इंटरेस्टेड इन इज प्रिवेंट डिफॉल्ट। ये क्या करता है, अगर हम ये नहीं करेंगे ना तो होगा क्या कि जब कोई इस फॉर्म को सबमिट करेगा तो एक तो हमारा ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, एक ये तो काम हो जाएगा, लेकिन दूसरा ब्राउजर का जो डिफॉल्ट बिहेवियर है, जो फॉर्म के सबमिट होने पे वो उसका बिहेवियर है, वो क्या होता है कि वो आपको handle.php इस फाइल के ऊपर ले जाता है, इस फाइल में ले जाता है, राइट। ये काम भी हो जाएगा, ठीक है, विच मीन्स कि आपकी जो फाइल खुली हुई थी वो फाइल बंद हो जाएगी। लेट मी शो यू,
मैंने क्या किया, मैंने ये इवेंट लिस्टनर लगाया है और इवेंट लिस्ट इस फंक्शन के अंदर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस एक कंसोल लॉग किया, ठीक है, हेलो का। तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक हेयर किया, फॉर्म को सबमिट किया, ठीक है। तो ये देखो एड्रेस ही चेंज हो गया और मेरा जावास्क्रिप्ट का जो कोड था वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, क्योंकि बिफोर वी कुड एग्जीक्यूट द जावास्क्रिप्ट कोड हम फाइल ही चेंज होगी, आप कहीं और चले गए, किसी और फाइल के ऊपर चले गए, ठीक है। आई वॉन्ट टू प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग। आई वॉन्ट टू से कि भाई ये जो फॉर्म को सबमिट करके दूसरे पेज पे जाने वाला अमल है ना, जो डिफॉल्ट बिहेवियर है, इसको थोड़ी देर के लिए प्रिवेंट कर दो, ठीक है। डोंट लेट दिस हैपन, थोड़ी देर के लिए रुको, मैं ज़रा कुछ करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये जो डिफॉल्ट बिहेवियर है ये नहीं होगा। टू बी सेफ यू शुड डू टू थिंग्स, प्रिवेंट डिफॉल्ट वाला फंक्शन भी कॉल करो, और एक और फंक्शन होता है स्टॉप प्रोपगेशन, ये एक फंक्शन भी होता है, ठीक है। ये दोनों फंक्शन कॉल कर लिया करो। प्रिवेंट डिफॉल्ट तो वही करता है जो अभी अब मैंने आपको बताया था। स्टॉप प्रोपगेशन ये करता है कि अगर एक ही फॉर्म के ऊपर एक से ज़्यादा इवेंट लिस्टनर लगे हों, ठीक है, यानी एक ही फॉर्म है उसके ऊपर एक और इवेंट लिस्टर भी लगा हुआ है, ठीक है, जो कोई और काम करता है। स्टॉप प्रोपगेशन ये करता है कि ये मजीद इवेंट लिस्टनर्स कॉल होने से रोक देता है, ठीक है। कि पहला तो ये कॉल होगा ना, सबसे पहला वाला इवेंट जब ये कॉल होगा ना, तो ये कह रहा है कि इसके बाद और कोई अगर इवेंट लिस्टनर लगा हुआ है तो उसको कॉल ना करो, यहां से आगे प्रोपोगेट ना करो, इस इवेंट को यहीं पे रोक दो, ठीक है, ताकि वो कहीं पे सबमिट ना कर दे। यूज बोथ ऑफ दीज, वैसे ये एक भी काम कर जाता है, यू कैन यूज बोथ ऑफ दीज टू बी सेफ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब देखते हैं हम इससे क्या होता है। सॉरी लेट मी गो बैक, ठीक है। आई विल हिट क्लिक हेयर, तो देखो कुछ नहीं हुआ, यानी पेज चेंज नहीं हुआ, ठीक है। आई कैन क्लिक, जितना मर्जी क्लिक करूँ, मैं एंटर का क्लिक करूँ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, वो पेज चेंज नहीं हुआ। सो नाउ आई कैन एग्जीक्यूट सम जावास्क्रिप्ट कोड ओवर हियर, और वो हमें नजर भी आएगा, ठीक है। क्लिक हेयर करूंगा तो देखो कंसोल लॉग में हाई आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे आई कैन डू फॉर्म वैलिडेशन, यानी मैं देख सकता हूँ कि इस फॉर्म में मुझे यूजर ने जो चीज़ें दी थी वो ठीक थी कि नहीं थी। तो फॉर एग्जाम्पल मैं देख सकता हूँ कि जो यूजर ने मुझे इनपुट दिया था, यूजर नेम दिया था, वो ठीक था कि नहीं था, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म का हमने ऑब्जेक्ट पकड़ा था, ठीक है, ये भी एक अरे होती है, ठीक है, इसके ये भी एक अरे होती है, और इसके अंदर ये जितने भी इनपुट्स हैं वो सारे के सारे पड़े होते हैं, यू कैन एक्सेस एनी वन ऑफ देम यूजिंग इट्स नेम एट्रीब्यूट। तो ये यूजर नेम वाला इनपुट था, उसको हमने नाम दिया था यूजर नेम का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉर्म और उसके अंदर ऐसे यूजर नेम लिखूंगा तो मुझे वो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। एक तरीका ये भी है, दूसरा तरीका ऑफ कोर्स वो है कि आप यहाँ पे इसको एक आईडी दे दो और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके इस एलिमेंट को आप गेट कर सकते हैं, दोनों काम चल जाते हैं, ठीक है। आई एम डूइंग इट लाइक दिस, तो मैं हमारा यूजर नेम जो है वो इस तरह पकड़ लूंगा, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये मुझे ये वाला इनपुट का जो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है वो दे रहा है, ठीक है। मुझे ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए था, मुझे इसके अंदर जो यूजर ने वैल्यू इनपुट की है वो चाहिए, कि यूजर ने क्या यूजर नेम एंटर किया है इस इनपुट फील्ड के अंदर। तो उसके लिए हम इसके आगे डॉट इनपुट लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तो हमें सॉरी डॉट इनपुट कह रहा हूँ, डॉट वैल्यू लिख देते हैं, तो हमें वो वैल्यू मिल जाती है, ठीक है, जो यूजर ने इनपुट किया। तो इस तरह हमें यूजर ने मिल जाएगा जो यूजर ने इनपुट किया। आई कैन कंसोल लॉग इट, ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि हमें बाकी वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे यूजर नेम में मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है। इफ आई क्लिक हेयर तो ये देखो यहाँ पे मेरे पास वही वैल्यू जो यूजर ने एंटर की थी वो जावास्क्रिप्ट में कंसोल लॉग हो गई, यानी वी हैव द वैल्यू नाउ। अब इस वैल्यू के ऊपर हम कंडीशंस लगा सकते हैं। मैं कह सकता हूँ यूजर नेम की लेंथ जो है वो लेस देन 5 नहीं होनी चाहिए, अगर है तो मैं एरर डिस्प्ले कर दूंगा, मैं अलर्ट कर दूंगा कि यूजर नेम टू शॉर्ट, ठीक है। अगर यूजर नेम की लेंथ लेस देन 5 हुई तो अलर्ट कर दो यूजर नेम टू शॉर्ट, ठीक है। कंसोल लॉग का तो ये है ना कि कंसोल लॉग यूजर को नजर नहीं आता अनलेस उसने कंसोल खोला हो, अलर्ट यूजर को नजर आता है। अलर्ट किस तरह नजर आता है मैं दिखाता हूँ। सो रीलोड द पेज, मैं यूजर नेम जो है कोई लिखता हूँ जो लेस देन 5 कैरेक्टर्स हो ताकि एरर आए। आई क्लिक हेयर तो ये देखो अलर्ट आ गया हमारे पास, यूजर नेम टू शॉर्ट, ठीक है। अलर्ट इस तरह एक विंडो सी बनी हुई आती है, इट सेज यूजर नेम इज टू शॉर्ट, ठीक है, एक एरर आ गया। इस तरह की जितनी मर्जी स्टेटमेंट्स लगाते रहो, एक एल्स स्टेटमेंट्स लगा दो, एल्स इफ यूजर नेम डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 40, ठीक है। यूजर नेम हमने कहा है कि 40 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो भी अलर्ट कर दो यूजर नेम टू लॉन्ग, ठीक है। इसी तरह आप देख सकते हो कि अच्छा यूजर नेम के अंदर जो है कोई वो नहीं होना चाहिए,
कुछ सिंबल्स आपने प्रोहिबिट करने हैं। आप कह रहे हो कि यूजर नेम के अंदर जो डैश का सिंबल है ये नहीं होना चाहिए। हम कैसे चेक करेंगे कि एक स्ट्रिंग है हमारे पास यूजर नेम की, हम देखना चाहते हैं कि इसके अंदर ये जो डैश है ये आ तो नहीं रहा, ठीक है। हाउ डू वी चेक दैट? उसके लिए एक फंक्शन है यूजर नेम डॉट इंडेक्स ऑफ, ठीक है, और इसको आप वो स्ट्रिंग पास करते हो, तो ये यूजर नेम स्ट्रिंग के अंदर ये डैश ढूंढेगा। अगर तो इसको मिल गया तो ये उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा, इसलिए इस फंक्शन का नाम इंडेक्स ऑफ है, ठीक है। अगर डैश बिल्कुल शुरू में पड़ा हुआ है यूजर नेम स्ट्रिंग के तो ये 0 रिटर्न करेगा, अगर पहला कैरेक्टर है तो 1 रिटर्न करेगा एंड सो ऑन। अगर डैश नहीं मौजूद यूजर नेम के अंदर तो ये -1 रिटर्न करता है ये फंक्शन, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट वी विल यूज। हम कहेंगे कि अगर इस फंक्शन का जो रिजल्ट है वो -1 के अलावा कुछ भी है, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स के इस यूजर नेम के अंदर डैश पड़ा हुआ है, ठीक है। -1 तब आता है अगर डैश ना पड़ा हो, ठीक है। अगर डैश पड़ा हुआ है तो आंसर -1 आ जाएगा, ठीक है। वी वॉन्ट टू केटर टू द केस जब इसके अंदर डैश नहीं है, ठीक है। इन दैट केस हमारे पास जो आंसर है वो सॉरी -1 आएगा, ठीक है। तो वी विल से जब भी इस यूजर नेम के अंदर डैश ना हो, यानी इसका आंसर -1 आ रहा हो इस फंक्शन का, तो हम, बल्कि नहीं, अगर डैश नहीं है तो फिर तो ये वैलिड इनपुट है ना, हमने इनवैलिड इनपुट चेक करना है, ठीक है, इन दिस केस, ठीक है, ये वाला केस। देन वी विल से के डोंट एंटर अ डैश इन यूजर नेम, ठीक है। वॉच, तो रीलोड द पेज। ये तो हमें छोटा एरर देगा कि यूजर नेम इज टू शॉर्ट। अगर मैं बहुत लंबा यूजर नेम लिख दूं और एंटर करूं तो इट विल से यूजर नेम इज टू लॉन्ग, ठीक है। अगर मैं यहाँ इसके अंदर कहीं पे डैश लिख दूं, रोहान डैश हुसैन, ठीक है, और क्लिक करूं तो कहेगा डोंट एंटर अ डैश इन यूजर नेम, ठीक है। अगर मैं डैश हटा दूं और लेंथ भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। बल्कि सबमिट नहीं हुआ अभी, सॉरी, क्योंकि हमने सबमिशन को रोका हुआ है, हमने कहा सबमिट ना हो फॉर्म। तो इसके बाद मैं एक एल्स स्टेटमेंट डालूंगा कि अच्छा अगर इनमें से कोई मसला नहीं है, ये सारी चीज़ें ठीक हैं, ये सारे चेक्स पास हो गए हैं, देन वी कैन जस्ट से कि जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म ऑब्जेक्ट हमने पकड़ा था, फॉर्म के ऊपर हम इसका एक सबमिट फंक्शन होता है वो कॉल कर देते हैं, तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। हमने पहले सबमिशन रोक दी थी, अब सबमिशन हो जाएगी, ठीक है। तो अगर इनपुट बिल्कुल वैलिड है, अगर इनपुट वैलिड नहीं है फिर तो एरर आएगा ना, ऐसे इट विल से कि डैश एंटर ना करो। अगर तो मैं वैलिड इनपुट डालता हूँ एंड आई से क्लिक हियर तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज फॉर्म वैलिडेशन, ठीक है। तो इस तरह फॉर्म वैलिडेशन होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। और बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म के आप चेक्स लगा सकते हो जैसे मर्जी, ठीक है। इसमें कोई सवाल फॉर्म वैलिडेशन के हवाले से? इज दिस क्लियर? ओके गुड, ठीक है, सब क्लियर है। मेरा एक क्वेश्चन था, हाँ, अगर हमने चेक करना है कि उसके अंदर कोई भी अगर मतलब स्ट्रिंग कैरेक्टर्स के अलावा कोई भी कैरेक्टर है, जैसे अगर एस्टेरिस्क है या फिर कोई भी डैश या अंडरस्कोर है, तो अच्छा, हर किसी के लिए एल्स करना पड़ेगा? नहीं, जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स कंपैरिजंस होते हैं ना, यानी फॉर एग्जांपल आप ये चेक करना चाहते हो कि मेरे पास जो वैल्यू आई है वो एक वैलिड ईमेल है या नहीं, ठीक है। अब एक वैलिड ईमेल किस तरह का होता है? एक वैलिड ईमेल के अंदर का जो फॉर्मेट होता है, लेट मी राइट एन ईमेल, तो एक ऑल्सो सेकेंड, रोहन, इसके अंदर हम एस की वैल्यूज चेक कर सकते हैं। एस की वैल्यूज, हम्म, हाँ, गूगल पे जाके देख लेना, कोई फंक्शन होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर उसके लिए। ओके, सो ये एक वैलिड ईमेल एड्रेस है। आप इसमें देखो कि व्हाट आर द थिंग्स जो हर ईमेल के अंदर, दुनिया के हर ईमेल में कॉमन होती हैं। एक तो है ये कि उसमें पहले एक आती है एक स्ट्रिंग, उसके बाद आता है एक ऐट का सिंबल, फिर आती है एक और स्ट्रिंग, फिर आता है डॉट, और फिर आती है एक और स्ट्रिंग। ठीक हो गया ना? ये फॉर्मेट है किसी ईमेल एड्रेस का, ठीक है। तो अगर हमने एक इनपुट रखी हुई है जिसमें द यूजर इज सपोज टू एंटर एन ईमेल, और हम जावास्क्रिप्ट में चेक करना चाह रहे हैं कि यूजर ने जो चीज एंटर की है वो एक ईमेल है कि नहीं है। नाउ दिस इज अ प्रिटी कॉम्प्लेक्स थिंग टू चेक, ठीक है। इसकी इफ स्टेटमेंट्स में लिखना काफी औखा हो जाएगा। तो इसके लिए देयर इज अ टेक्नोलॉजी जिसे रेगुलर एक्सप्रेशंस कहते हैं,
किसी ने नाम सुना है कभी रेगुलर एक्सप्रेशंस का? इसको शॉर्ट में रेजेक्स कहते हैं। रेजेक्स, इसका नाम किसी ने सुना है? नहीं? ओके। ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आप खुद से सीख सकते हो। तो गूगल पे जाके लिखना लेट मी शो यू। देखो, रेगुलर एक्सप्रेशंस जो होते हैं ना, वो देखने में इस तरह की लंबी सी अजीब सी स्ट्रिंग्स होती हैं। ठीक है, ये इस तरह की बहुत फजूल किस्म की लंबी सी स्ट्रिंग्स होती हैं। ठीक है, और ये इस तरह के पैटर्न्स को डिफाइन करती है। जैसा मैंने अभी पैटर्न बताया था ना, कि पहले एक स्ट्रिंग आएगी, उसके बाद एक ऐट का सिंबल आएगा, फिर एक स्ट्रिंग आएगी, फिर डॉट आएगा, फिर एक स्ट्रिंग आएगी। ठीक है, इस तरह के हम पैटर्न्स डिफाइन करते हैं यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन। ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, देखने में बहुत ड्रोनस है। ठीक है, इसके लिए जनरेटर्स भी मौजूद होते हैं, यू कैन जनरेट इट एज वेल। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन आप डिफाइन करते हो। ठीक है, एक हमने रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन किया, और फिर जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन है डॉट टेस्ट का फंक्शन। ठीक है, उसको आप दो चीजें देते हो। उसको आप एक तो अपना ईमेल एड्रेस देते हो जिसको आपने मैच करना है इस एक्सप्रेशन के साथ, और दूसरा इसको आप ये रेगुलर एक्सप्रेशन देते हो, और ये आपको बता देता है कि ये ईमेल इस एक्सप्रेशन से मैच करता है कि नहीं करता। तो इस तरह की जो कॉम्प्लेक्स चीजें होती है ना, फॉर एग्जाम्पल ये टेस्ट करना कि इस पूरे उसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ नंबर्स हो, कोई स्ट्रिंग ना हो। ठीक है, ये चेक करना, इसके लिए भी आप रेगुलर एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो। ये चेक करना कि स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ लोअर केस लेटर्स हो, कोई अपर केस लेटर ना हो, ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने कुछ अर्सा पहले सीखे थे, मुझे इस वक्त भूल गए हैं। आई थिंक ये स्टार्ट होते हैं इस तरह से और एंड होते हैं ऐसे। ठीक है, इस तरह, और बीच में आप डिफाइन करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हो कि इसमें सिर्फ स्मॉल केस लेटर्स आए, तो आप इसमें ये लिख देते हो। तो ये सिर्फ स्मॉल केस लेटर्स मैच होते हैं। अगर आप चाहते हो कैपिटल लेटर्स भी आ जाएं, तो आप ये भी लिख देते हो, कैपिटल ए टू कैपिटल जी, ये भी अलाउड है। अगर आप चाहते हो नंबर्स भी अलाउड हो, तो यू कैन राइट 0 to 9, ये भी अलाउड है। ठीक है, इफ यू वांट कि सिर्फ 1 से 3 तक नंबर अलाउड हो, तो यू कैन राइट लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से रेगुलर एक्सप्रेशंस काम करते हैं। तो इसका सिंटैक्स होता है बड़ा बड़ा स्पेसिफिक फिक्स सिंटैक्स होता है। इट्स नॉट इजी टू लर्न, लेकिन इसके कामों के लिए आप ये यूज करते हो। लम्स का एक कोर्स है, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट easiest courses at LUMS in terms of workload। इसमें आप सीखते हो कि हाउ टू मेक कंपाइलर्स। ये जो लैंग्वेज से कंपाइलर्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट का एक कंपाइलर है मिसाल के तौर पे, जो अंडरस्टैंड करता है कि आपने क्या लिखा है और उस हिसाब से कुछ कोड एग्जीक्यूट करता है। तो वो कंपाइलर्स लिखना आप सीखते हो। तो इसमें बहुत हैवी यूज होता है रेगुलर एक्सप्रेशंस का। मैंने कोर्स लिया नहीं हुआ, लेकिन इसमें रेगुलर एक्सप्रेशंस का बहुत हैवी यूज होता है। इस कोर्स की जो असाइनमेंट होती है उसमें आप पाइथन का कंपाइलर लिखते हो C++ में। ठीक है, यू मेक द कंपाइलर ऑफ पाइथन। उसमें आप ऐसे ही करते हो कि आप एक्सप्रेशन लिखते हो कि अच्छा कोई अगर ये चीज़ लिखे, इस तरह की कोई चीज़, इसका फॉर्मेट क्या होगा कि पहले वार का लफ्ज आएगा, उसके बाद एक स्ट्रिंग होगी, उसके बाद इक्वल्स टू का साइन आएगा, उसके बाद एक नंबर होगा, और उसके बाद एक सेमीकोलन आएगा। अगर ये फॉर्मेट मैच करे तो डिक्लेयर अ वेरिएबल, और इस तरह करके आप पूरा कंपाइलर लिखते हो। ठीक है, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशंस का काम है। बट आई होप यहाँ से आगे सीखना तुम्हारे लिए आसान होगा। ठीक है, दिस इज नॉट समथिंग जो सब सीखना चाहते हैं, इसलिए मैं खुद से नहीं ये सिखा रहा। अच्छा, और मेरा एक और क्वेश्चन था। हम्म, तो जैसे C++ में हम एक स्ट्रिंग को एरे के तौर पे ट्रीट कर देते हैं कि मतलब अगर हेलो है तो स्ट्रिंग का हम्म, 0th इंडेक्स पे एज आएगा, जावास्क्रिप्ट हम्म, में भी ऐसे होता है? लेट्स सी, लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। हाँ, चल रहा है। ठीक है, तो मैंने इंडेक्स 0 दिया तो R आ गया, इंडेक्स 1 दूंगा तो O आ जाएगा, आई थिंक सो। हाँ, O आ रहा है। ठीक है, चल रहा है। ओके, तो फॉर्म वैलिडेशन मैंने पढ़ानी थी, वो मैंने पढ़ा दी। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, उस पर आते हैं, प्रोमिसेस। ठीक है, सेट टाइम आउट भी बड़ी आसान सी चीज़ है। सेट टाइम आउट बता देता हूँ पहले। लेट्स टॉक अबाउट सेट टाइम आउट। ठीक है, आई एम गोइंग टू इरेज, बल्कि मैं ये कोड आपको भेज दूंगा। मैं यहाँ से इसको इरेज नहीं करता, आई विल सेंड यू दिस कोड। ठीक है, यू कैन प्ले विद इट। लेट्स क्रिएट कोड पेन में काम कर लेते हैं। ठीक है, कोड पेन में जाते हैं, आई विल क्रिएट बटन।
ठीक है, और उसके पीछे आई विल क्रिएट अ पैराग्राफ जिसकी मैं आईडी दे दूंगा डेमो। ठीक है, बटन को मैं क्लासेस दे देता हूँ BTN प्राइमरी। ठीक है, इस पैराग्राफ की मैं क्लास दे देता हूँ मार्जिन माइनस टॉप 4। ठीक है, ओके, अभी इसमें ये लिखा हुआ है, ठीक हो गया। ओके, मैं क्या चाहता हूँ कि जब कोई इस बटन पे क्लिक करे तो कोई इवेंट होना चाहिए। ठीक है, बट आई वांट कि वो इवेंट जो है एक सर्टेन डिले के बाद हो, 1 सेकंड के बाद या 2 सेकंड के बाद या 3 सेकंड के बाद। दिस इज, और यहाँ में अक्सर ये इसके कई फायदे होते हैं। आप कई दफ़ा ज़रूरत पड़ेगी आपको। यूज़ केस क्या है वो अभी मेरे जहन में कोई नहीं आ रहा, बट कभी कई दफ़ा ज़रूरत पड़ती है। स्लाइड शोज़ वगैरह में ज़रूरत पड़ती है जब आप किसी चीज़ को डिले करना चाहते हो। ठीक है, या फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि हर 3 सेकंड के बाद मैं कोई काम करूं, हर 3 सेकंड के बाद मैं पेज में कोई इमेज रिफ्रेश करूं, या कोई भी काम करना है जो आपने या तो रेगुलर इंटरवल्स के बाद करना है या एक सर्टेन इंटरवल के बाद एक ही दफ़ा करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास 2 फंक्शन होते हैं। एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में सेट टाइम आउट और एक फंक्शन है सेट इंटरवल। अगेन ये जावास्क्रिप्ट इटसेल्फ की फीचर्स नहीं है, ये फंक्शन ब्राउजर ने प्रोवाइड किया हुआ है हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर, और ये फंक्शन भी ब्राउजर ने प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, सेट टाइम आउट को देखते हैं पहले। सेट टाइम आउट क्या करता है, तो लेट्स से मैं इस बटन के ऊपर एक ऑन क्लिक लगा देता हूँ माई फंक्शन। ठीक है, तो यानी जब इस बटन पे क्लिक होगा तो ये फंक्शन जो है मैं दूसरा सिंटैक्स यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ी प्रैक्टिस होती रहे। ये जो माई फंक्शन है ये कॉल हो जाएगा। ठीक है, माई फंक्शन के अंदर मैं एक तो ये कर सकता हूँ कि मैं क्या करता, मैं कहता कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, ये जो पैराग्राफ है उसका जो टेक्स्ट है वो चेंज कर दो टू बटन वॉज क्लिक्ड। ठीक है, ये इफ आई क्लिक ऑन दिस बटन नाउ तो ये हो गया, ठीक हो गया। बट इफ आई वांट कि ये काम फौरन ना हो, 2 सेकंड के बाद हो, ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं सेट टाइम आउट का फंक्शन लिखूंगा। ठीक है, आई थिंक ये विंडो डॉट सेट टाइम आउट होता है, विंडो डॉट सेट टाइम आउट होता है। विंडो भी एक ऑब्जेक्ट है जो ब्राउजर प्रोवाइड करता है, जिस तरह डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट होता है ना, उसके अंदर कई फंक्शंस होते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट के अंदर, उसी तरह विंडो भी एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ये फंक्शन पड़ा होता है सेट टाइम आउट का। इसको आपने 2 चीज़ें देनी होती हैं। इसको आपने एक तो फंक्शन बताना है जो आप चाहते हो कि रन हो, और दूसरा आपने बताना है कि कितनी देर के बाद रन हो। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये आप मिली सेकेंड्स में बताते हो। ठीक है, ये मिली सेकेंड्स में होती है, तो 2 सेकंड जो है 2000 मिली सेकेंड बनते हैं, इसे मैंने 2000 लिखा है। ठीक है, साथ में मैंने इसे एक फंक्शन पास किया है, उसमें मैं बताऊंगा कि कौन सा कोड है जो मैंने 2 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, वो ये कोड है ना। अगेन देखा ये चीज़ कितनी यूज हो रही है, फंक्शंस को फंक्शन पास करना। तो अगेन ये जो फंक्शन है ये मैं अभी कॉल नहीं कर रहा, मैं ये फंक्शन पास कर रहा हूँ एक और फंक्शन को, यानी सेट टाइम आउट वाले फंक्शन को, और मैं उसे कह रहा हूँ कि ये जो फंक्शन मैं तुम्हें दे रहा हूँ इसे कॉल कर देना 2 सेकंड के बाद। तो ये काम ब्राउजर करेगा। ठीक है, ब्राउजर इस फंक्शन को कॉल करेगा 2 सेकंड के बाद। ठीक है, तो लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो तकरीबन 2 सेकंड के बाद ये टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये है सेट टाइम आउट वाला फंक्शन। ठीक है, इसी तरह एक सेट इंटरवल का फंक्शन भी होता है। ठीक है, उसी तरह विंडो डॉट सेट इंटरवल, उसको भी आप इसी तरह एक फंक्शन पास करते हो और एक आप इसको कुछ इंटरवल पास करते हो। इस केस में जो क्या होता है, बाय आईडी डेमो, ये जो पीस ऑफ कोड है ये हर 2 सेकंड के बाद रन होता है। इंस्टेड ऑफ जस्ट रनिंग वंस आफ्टर 2 सेकंड्स, हर 2 सेकंड के बाद रन होता जाता है होता जाता है। ठीक है, तो आई कैन जस्ट डू इनर टेक्स्ट और उसमें मैं ऐड कर दूंगा क्लिक्ड फॉर एग्जांपल। ठीक है, लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। आई क्लिक मी। ठीक है, उसमें क्लिक ऐड हो गया, 2 सेकंड के बाद दोबारा क्लिक ऐड हो गया, 2 सेकंड के बाद दोबारा क्लिक ऐड हो गया, 2 सेकंड के बाद दोबारा ऐड हो गया, एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, ये 2 फंक्शंस हैं जो कभी कभी काम आ जाते हैं। ठीक है, ओके, इन दोनों में कोई कंफ्यूजन? ओके, नहीं है किसी को कंफ्यूजन। अच्छा, नाउ वी आर कमिंग टू द क्राउन जूल ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, विच इज एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग।
एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के अंदर इसकी जो पीछे की जी काम कैसे करती है जावास्क्रिप्ट में, ब्राउजर में, और वो सारी चीज़, इट हैज़ समथिंग टू डू विद समथिंग कॉल्ड द इवेंट लूप इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, आई विल सी कि मैं ये पढ़ाऊंगा कि नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग और ये क्या होती है। देखो, जब आप किसी आम लैंग्वेज के अंदर कोड लिखते हो ना, जैसे सी प्लस प्लस वगैरह के अंदर, और उसमें आप कोई IO का काम करते हो, इनपुट आउटपुट का ऑपरेशन करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई फाइल रीड कर रहे हो, ठीक है, यू नो सी प्लस प्लस में आपके पास वो एफ स्ट्रीम की लाइब्रेरी होती है जिसमें एफ रीड का फंक्शन होता है, आप फाइल्स रीड कर सकते हो, फाइल्स में राइट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह के जितने भी ऑपरेशंस हैं जिनको करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, आपने अगर अपनी डिस्क से कोई फाइल रीड करनी है तो आपको वो फाइल ढूंढनी पड़ेगी। हार्ड डिस्क अमूमन स्लो होती है। ठीक है, हार्ड डिस्क के ऊपर जो रीडिंग हेड होता है वो एक ही होता है। अगर आपके कंप्यूटर पे कई सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं और हर प्रोग्राम को कोई फाइल रीड करनी है तो हार्ड डिस्क बारी बारी रीड करता है। ठीक है, क्यू बना देता है, तो हो सकता है कि आपके प्रोग्राम की बारी देर से आए। देयर आर मेनी रीजंस जिसकी वजह से इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस डिले हो सकते हैं और उनको कोई काफी टाइम लग सकता है। हार्ड डिस्क स्लो है आपकी, जो फाइल आप रीड कर रहे हो वो बहुत बड़ी है, कई जीबीज की फाइल है। ठीक है, कई वजह से ये ऑपरेशंस डिले हो सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से कि मैं सी प्लस प्लस में कोड लिख रहा था, मैंने कहा जी एफ रीड, फाइल रीड करो। मैंने फाइल का उसको नाम बताया, आई सेड फाइल डॉट टी एक्स टी। ये जावास्क्रिप्ट का वैलिड कोड नहीं है, मैं वैसे ही बस यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, मैंने ये फाइल का, इसका फाइल का को रीड करो, ये सूडो कोड लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, और जो आंसर आएगा उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दो, कॉन्टेंट्स के नाम से एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो। ठीक है, फाइल कॉन्टेंट्स। ठीक है, और उसके बाद प्रिंट कर दो या सी आउट कर दो फाइल कंटेंट्स को, या कंसोल लॉग इन जावास्क्रिप्ट केस में फाइल कंटेंट्स को कंसोल लॉग कर दो। ठीक हो गया। अब आम लैंग्वेज के, और मैं लेट्स से इसके पीछे भी मैंने एक कंसोल लॉग लिखा हुआ है, स्टार्टिंग टू रीड फाइल। ठीक है, तो आम सी प्लस प्लस टाइप लैंग्वेज के अंदर होगा ये कि पहले ये कंसोल लॉग होगा, इन्हीं के नीचे लिखा हुआ आएगा स्टार्टिंग टू रीड द फाइल, फिर ये फंक्शन इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और जब तक ये लाइन पूरी नहीं हो जाती तब तक अगली लाइन रन नहीं होगी। जब तक लाइन नंबर 3 फिनिश नहीं हो जाती तब तक लाइन नंबर 4 कंप्लीट नहीं होगी, और उसके आगे भी जितना कोड है वो कोई भी कोड रन नहीं होगा। अगर मैं इसके बाद कोई अनरिलेटेड काम कर रहा हूँ जिसका इस फाइल की रीडिंग से कोई ताल्लुक नहीं था, ठीक है, जैसे मैं इसके आगे लिख रहा हूँ ब्ला ब्ला, फॉर एग्जांपल आई एम डूइंग समथिंग एल्स, ठीक है, जिसका इस फाइल की रीडिंग से कोई ताल्लुक नहीं था। ये दो लाइन जो थी इसका तो ताल्लुक था फाइल की रीडिंग से। ये लाइन नंबर 3 जो है फाइल को रीड कर रही है, लाइन नंबर 4 उस कंटेंट को प्रिंट कर रही है, लेकिन लाइन नंबर 5 का कोई ताल्लुक नहीं था फाइल की रीडिंग से। ठीक है, लेकिन होगा क्या कि लाइन नंबर 2 रन हुई, ठीक है, फिर फाइल रीडिंग स्टार्ट हो गई। जब तक फाइल की रीडिंग कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक के लिए ये कोड ब्लॉक हो गया। इस कोड को, इस तरह के कोड को हम कहते हैं ब्लॉकिंग कोड। ऐसा कोड, ये सी प्लस प्लस का भी कोड ब्लॉकिंग है, पाइथन का भी, हर लैंग्वेज का कोड बाय डिफॉल्ट ब्लॉकिंग ही होता है। ऐसा कोड कि जो लाइन बाय लाइन चले, जब तक एक लाइन पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती तब तक अगली लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। ठीक है, जब तक ये लाइन कंप्लीट नहीं होती कोड ब्लॉक हो गया, बाकी का कोड रन नहीं हो सकता, इसे हम ब्लॉकिंग कोड कहते हैं। ठीक है, तो लेकिन दिस डजंट मेक सेंस, क्योंकि ये जब तक फाइल रीडिंग हो रही है, ठीक है, ठीक है, फाइल रीडिंग जितनी मर्जी स्लो हो, व्हाई कांट वी डू द फाइल रीडिंग सेपरेटली, और ठीक है फाइल रीडिंग से रेलेवेंट जो काम है वो भी सेपरेटली, उसको हम, उसके लिए हम वेट कर लें। ये लाइन नंबर 4 जो है, ठीक है, इसे अभी अभी एग्जीक्यूट ना करो, लेकिन लाइन नंबर 5 को तो कर दो एग्जीक्यूट। ठीक है, इसका क्या कसूर है, इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है फाइल की रीडिंग के साथ। ठीक है, इसे तो एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए था, लेकिन दिस इज ए ड्रॉबैक ऑफ ब्लॉकिंग कोड कि जब तक ये लाइन रन नहीं हो जाती आगे कोई लाइन रन नहीं होगी। ठीक है, बट व्हाट वी वांट इज कि फाइल रीडिंग अलग से हो कहीं पे। ठीक है, ये हमारा कोड ब्लॉक ना कर दे। ठीक है, जो कोड फाइल रीडिंग से रेलेवेंट है उसको आप डिले कर दो, उसमें हमें कोई मसला नहीं है। लाइन नंबर 4 को डिले कर दो, ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है इसके साथ, लेकिन जिसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है उसे तो रन करो। ठीक है, ये काम जावास्क्रिप्ट कर सकती है। ठीक है, और ये कैसे कर सकती है, उसके पीछे वो सारा एक मैकेनिज्म है जो ब्राउजर और जावास्क्रिप्ट ये मिलके एक काम करते हैं साथ में, तो ऐसा हो जाता है। आप जो फाइल रीडिंग का काम है वो ब्राउजर को पकड़ा देते हो, ठीक है, कि ब्राउजर ये लो फाइल को रीड करो बैठ के। ठीक है, और आप ब्राउजर को ये भी बता देते हो कि जब फाइल रीड हो जाएगी तो क्या करना है। ठीक है, तो कोड जो जावास्क्रिप्ट में है वो देखने में इस तरह का होता है,
तो आप क्या कहते हो, आप कहते हो आपने एक पहला कंसोल लॉग लिखा, हेलो फॉर एग्जांपल स्टार्ट, ठीक है, ये ऐसे ही रन होगा। फिर आपने फाइल रीड का एक फंक्शन कॉल किया फॉर एग्जांपल, ठीक है। ब्राउजर्स के अंदर तो वैसे जावास्क्रिप्ट फाइल्स रीड नहीं कर सकती, ठीक है, ब्राउजर में कोई वेबसाइट आपकी फाइल्स को रीड नहीं कर सकती, ये अलाउड नहीं होता। लेकिन मैं भी वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में आप क्या करोगे, आप फाइल रीड का फंक्शन कॉल करोगे, उससे आप फाइल का नाम बताओगे, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट डॉट txt, ठीक है, या फाइल डॉट txt, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप ब्राउजर को एक फंक्शन भी दे दोगे, मैंने बताया था ना कॉल बैक फंक्शंस, ठीक है। आप ये फंक्शन पास कर दोगे इस फंक्शन को, ठीक है। इसमें आप वो काम बताओगे जो आप चाहते हो कि तब हो जब ये फाइल रीडिंग कंप्लीट हो गई हो। तो यहाँ पे आप लिख दोगे वो कंसोल लॉग, और आप फाइल के जो कंटेंट्स हैं वो यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हो, ठीक है। तो और इसके बाद आप अपना बाकी कोड लिखो जिसका फाइल रीडिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। ब्राउजर क्या करेगा कि फाइल की रीडिंग स्टार्ट कर देगा, ठीक है। जब फाइल रीडिंग कंप्लीट, और जब ये फाइल रीडिंग स्टार्ट होगी तो ये जो लाइन नंबर 3 है ये ब्लॉकिंग नहीं है, ठीक है। लाइन नंबर 6 फौरन रन हो जाएगी, चाहे फाइल रीडिंग कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है, लाइन नंबर 6 फौरन रन हो जाएगी, ठीक है। जब फाइल रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो ब्राउजर ये फंक्शन आपका कॉल कर देगा और ये जो कंटेंट्स हमने प्रिंट करने थे ये प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। ये जो कंटेंट्स का वेरिएबल है ये ब्राउजर इस फंक्शन को पास करेगा, हमारे फंक्शन को, ठीक है। यानी ब्राउजर इस फाइल को रीड करेगा, फाइल रीड होने से ब्राउजर को जो कंटेंट मिलेगा वो कंटेंट ब्राउजर हमारे इस फंक्शन को पास कर देगा खुद ही, ठीक है। ब्राउजर को पता है काम कैसे करते हैं, ठीक है। हमने बस ब्राउजर को बता दिया है कि भाई फाइल रीडिंग से रेलेवेंट जो हमारा कोड है वो सिर्फ इतना है, ठीक है। सिर्फ ये कोड आप डिले कर दो जब तक फाइल रीड नहीं होती, लेकिन इसके आगे जो इतना भी कोड है ना, लाइन नंबर 6, लाइन नंबर 7, जितना भी कोड है उसे एज इट इज एग्जीक्यूट होने दो, उसे ना ब्लॉक करो, ठीक है। दिस इज व्हाट जावास्क्रिप्ट कैन डू। इसे हम कहते हैं एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, ठीक है। जो हमने पहले देखी थी C++ वाली, उसे सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कहते हैं, जिसमें एक लाइन वन आफ्टर अनदर रन होती है। जब तक एक लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती अगली रन नहीं होगी, सब कुछ सिंक्रोनसली चलता है, इन सिंक चलता है, ठीक है। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में चीजें डाइवर्ज कर सकती हैं। एक काम आप साइड पे दे दो ब्राउजर को करने के लिए कि ब्राउजर तुम ये काम कर लो, ठीक है, और आपका मेन कोड वैसे का वैसे चलता रहे, उससे कोई ब्लॉक ना करे, ठीक है। दिस इज स्टफ दैट जावास्क्रिप्ट कैन डू, ठीक है। और इसके लिए इसलिए ये जो कॉल बैक फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस दैट वी पास टू अदर फंक्शंस, दीज आर सो पावरफुल, ठीक है, कि वी कैन डिले द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस फंक्शन, वी कैन गिव दिस फंक्शन टू द ब्राउजर। हम ब्राउजर से कह रहे हैं कि जब ये फाइल रीड होना खत्म हो जाएगी तो हमारा ये फंक्शन रन कर देना, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, ठीक है। एंड दिस इज, और इससे बहुत टाइम बचता है, यानी कंपेयर दिस टू द सिंक्रोनस कोड जो क्या कर रहा था, हम स्टार्ट करते थे, हम फाइल रीड करते थे, ठीक है, उसके कंटेंट्स को हम कहीं सेव करते थे, ठीक है, उसके बाद हम कंसोल लॉग करते थे कंटेंट्स को, और फिर कंसोल डॉट लॉग ब्ला ब्ला, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान में फर्क को नोटिस करो कि इस केस में जब तक ये फाइल रीड नहीं हो जाती आपका सीपीयू, आपका ये प्रोग्राम चल भी रहा है लेकिन प्रोग्राम कुछ कर नहीं रहा, सीपीयू फारिग बैठा हुआ है, ठीक है। इनफैक्ट, और ये इतना बड़ा लॉस है कि अगर आप अपने सीपीयू को कोई समझ लो 100 मिली सेकेंड्स के लिए भी फारिग छोड़ देते हो ना, इस तरह कि वो एक काम के होने का वेट कर रहा है और इस दौरान कुछ और नहीं कर रहा, ठीक है, उस 100 मिली सेकेंड्स के अंदर भी यू कुड हैव एग्जीक्यूटेड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जो सीपीयू इज वेरी फास्ट, ठीक है, तो ये सीपीयू जाया करने वाली बात है, ठीक है, कि ये कोड एग्जीक्यूट हो सकता था इस दौरान जब ये फाइल रीड हो रही थी। इस कोड को जरूरत नहीं थी फाइल के रीड होने के इंतजार करने की, लेकिन ये फिर भी वेट कर रहा है बैठ के, ठीक है। दिस इज अ ड्रॉबैक ऑफ सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसके एक सोल्यूशन जो है वो ये है जो जावास्क्रिप्ट ने अडॉप्ट किया है, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग वाला, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो कि फाइल की रीडिंग जो है वो आप ब्राउजर को दे देते हो, तो, और उसको बता देते हो कि जब रीड हो जाएगा तो ये वाला कोड रन कर देना, बाकी कोड चलता रहता है वैसे। इसके और भी सॉल्यूशंस हैं, फॉर एग्जांपल मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग है, कि ये जो फाइल की रीडिंग है ये आप एक अलग थ्रेड में स्टार्ट कर दो, ठीक है, थ्रेडिंग। लेकिन एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग थ्रेडिंग से इसलिए लाख गुना बेहतर है कि मल्टी थ्रेड प्रोग्रामिंग इज अ पेन इन द एस, इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। यानी आगे जाके सीएस कोर्सेज के अंदर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर और नेटसिन के अंदर तुम लोग करोगे मल्टी थ्रेड प्रोग्रामिंग, देन यू विल रियलाइज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट।
और ये बड़े बड़े प्रोग्रामर्स भी दे ट्राई टू अवॉइड मल्टी थ्रेड प्रोग्रामिंग एज मच एज पॉसिबल. इट इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड एक्सट्रीमली अनमैनेजेबल, एक्सट्रीमली अनप्रिडिक्टेबल. ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का जो सोल्यूशन है इट इज सो पॉपुलर अब ये वाला सोल्यूशन कि वी ट्राइंग टू डू, ये वजह है कि वी ट्राइंग टू डू एवरीथिंग वी कैन इन जावास्क्रिप्ट. ठीक है, इसीलिए हम बैक एंड भी जावास्क्रिप्ट में लिख रहे हैं. ठीक है, बैक एंड पे भी इस तरह का सीन होता है. यू नो बैक एंड पे हाउ वी लिसन फॉर, जो आपका सर्वर है वो लिसन कर रहा होता है कि कोई रिक्वेस्ट आए मेरे पास और फिर मैं उसको रिस्पॉन्ड करूं. उसमें भी हम इसी तरह करते हैं. ठीक है, हम वो भी एसिंक्रोनसली होता है. हम एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, हम ब्राउजर से कहते हैं, हम सर्वर से कहते हैं जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी ये फंक्शन रन कर देना. ठीक है, लेकिन वो उस रिक्वेस्ट का वेट करने नहीं बैठ जाता कि जब तक रिक्वेस्ट नहीं आती प्रोग्राम ब्लॉक हुआ पड़ा है. ऐसे नहीं होता. ठीक है, तो दिस इज एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग. ठीक है, सर्वर वाली साइड इसकी नहीं भी समझ आई तो कोई मसला नहीं, वो हमने पढ़नी आगे जाके. बट आई होप यू कैन सी, यू कैन अप्रिशिएट हाउ एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इज बेटर देन सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग. तो ये समझ में आ गई. लेट मी टेक अ पोल. ओके, सो इट्स क्लियर. ठीक है, ओके. तो अच्छा एक सेकंड में ना, क्योंकि क्लास की स्ट्रेंथ भी काफ़ी कम हो गई है और फॉर्म पोल को सारे रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे. मैं पूछ लेता हूँ कि आर यू टायर्ड. इफ़ यू से यू टायर्ड तो हम क्लास को ख़त्म कर देंगे यहाँ पे. इन विच केस यू नो मैं कल आपको जो असाइनमेंट मैंने देनी थी वो मैं नहीं दे पाऊँगा. बट एनीवेज, अगर इफ़ यू टायर्ड तो देयर इज़ नो पॉइंट इन टीचिंग, क्योंकि सही तरह सीख नहीं पाओगे. Okay, the majority is tired, so but half सीन है, आधे tired हैं आधे नहीं है. So what do you guys suggest? बोल के बताओ क्या करें. Should I teach further या मैं रुक जाऊँ? अगर मैं रुक जाऊँगा तो फिर वो असाइनमेंट में जो ने मैंने देनी थी वेडनेसडे के लिए वो मैं नहीं दे पाऊँगा. एनीवेज मैं कोई और चीज़ दे दूँगा, कोई और असाइनमेंट दे दूँगा. आई वाज गोइंग टू गिव यू दिस, ये एसिंक्रोनस वाली थिंग फॉर प्रैक्टिस, लेकिन वो बाद में वो वीकेंड पे दे दूँगा. नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है. चलो ठीक है, लेट्स स्टॉप ओवर हियर. मैं आपको कोई और जिस तरह फॉर्म वैलिडेशन की इस तरह की कोई असाइनमेंट दे दूंगा फॉर वेडनेसडे. ओके ठीक है, लेट्स स्टॉप ओवर हियर. मैं एक पोल लॉन्च कर देता हूँ एंड देन विल एंड. ओके जी.